लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन मतलब क्या कि क्या ये हर जगह यूजफुल है कि कहीं कहीं ही यूजफुल हो सकता है ये, है ना, सभी जगह अप्लीकेबल है, या ये हर किसी को क्या योगा थेरेपी से ठीक कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते, उसको ही लिमिटेशन बोल सकते हैं। इसकी कमियां, है ना, कमियां क्या क्या है अगर योगा थेरेपी के, तो इसकी कमियां क्या है? स्लो एंड सब्जेक्टिव। सुवर्णा जी, प्रशांत सर, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? क्योंकि आपका स्क्रीन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए। सुवर्णा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुवर्णा जी, सुवर्णा जी। हाँ, सुवर्णा जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? बालाजी सर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा शायद। आवाज आ रही है मैडम। अच्छा, आवाज आ आ रही रही है है, ना? ठीक ओके से आ ओके रही है। सर। ठीक है सर, क्योंकि मुझे किसी का सुनाई भी नहीं दे रहा था, दिखाई भी नहीं दे रहा था इसलिए। ठीक है। नाउ, लिमिटेशन, स्लो एंड सब्जेक्टिव। ये जो योगा थेरेपी है वो एक स्लो थेरेपी है ना। ऐसा नहीं कि कोई आ जाए और बोलेगा कि है ना मुझे मेरा जो ये बीमारी है वो आज दूर कर दो। डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कोई बीमारी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपको एक टैबलेट देंगे, पेन किलर देंगे, आपका दर्द, है ना, जैसे ही दवाई का असर होगा कम हो जाएगा। लेकिन योगा ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है कि आपने अभी अभी कुछ बीमारी है और अभी अभी किया और चला गया, वैसा नहीं है। इसका जो इफेक्ट है वो स्लो होता है। ओके, थैंक यू प्रशांत जी। तो इफेक्ट, योगा का इफेक्ट जो है स्लो है, सब्जेक्टिव भी है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हर बीमारी इससे ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। लिमिटेड इन एक्यूट एंड इमरजेंसी कंडीशंस। और अगर किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, किसी का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको हार्ट फेल हो रहा है, और उसमें आप उसको योगा सिखाने जाएंगे क्या? नहीं, वहां पे काम नहीं करेगा योगा। और किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है, एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है ना, कि अब उसको बिना सर्जरी के कुछ ठीक ही नहीं हो सकता, तो वहां पे भी योगा काम नहीं आएगा। तो जहां पे तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पे इमरजेंसी सिचुएशंस है, ऐसी जगह फिर योगा थेरेपी काम नहीं आती है। नाउ, एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट रिक्वायर्ड। और योगा थेरेपी करने के लिए, जैसे बाकी सब मेडिसिन में क्या है कि पेशेंट कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ बैठा रहता है, डॉक्टर दवाई देते हैं उसको, पेशेंट को सिर्फ खाना है ना, सिर्फ खा लिया बस और हो गया। ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, योगा थेरेपी में ऐसा नहीं है। पेशेंट को भी उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ता है जितना टीचर को। तो टीचर और जो पेशेंट है वो दोनों को बराबर बराबर इन्वॉल्व, मतलब टीचर जो सिखा रहा है स्टूडेंट को वो करना है, तभी जाके फायदा मिलेगा। अगर स्टूडेंट ऐसे बैठा ही रहेगा तो कुछ असर नहीं होने वाला है, योगा थेरेपी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे जब डॉक्टर है ना, मॉडर्न मेडिसिन में ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, पेशेंट को कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, पेशेंट को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होना है। तो ये कुछ लिमिटेशन है योगा थेरेपी के। इसलिए योगा थेरेपी को मेन मेडिसिन में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि इसको अल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं। और अगर आपके मन में कुछ आता है कि ये लिमिटेशन भी हो सकती है तो आप बताइए, मैं उसको ऐड कर दूंगी। नाउ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अभी स्वास्थ्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य मतलब क्या, है ना, स्वस्थ होना मतलब क्या? किसी भी थेरेपी का जो अल्टीमेट एम है, पर्पस है, लक्ष्य है या उद्देश्य है, वो क्या है? हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। कोई भी थेरेपी हो, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो पर्सन है, पेशेंट है, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले। सो एम ऑफ एनी थेरेपी इज हेल्थ। ओके।
अब WHO ने क्या बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ का क्या डेफिनेशन बताया है, व्याख्या बताई है, a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. अब यहाँ पे WHO ने बताया है कि स्वास्थ्य मतलब है ना, फिजिकल स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होने चाहिए, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होने चाहिए, और सोशल, सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ होने चाहिए, ठीक। और सिर्फ अगर आपको रोग नहीं है इसका मतलब आप स्वस्थ है क्या, ऐसा नहीं, है ना। और बुढ़ापा आ गया, है ना, बुढ़ापा आ गया तो हम लोग क्या स्वस्थ है क्या, ऐसा नहीं है, बुढ़ापे में भी आप स्वास्थ्य पा सकते हो, ठीक। तो हेल्थ मतलब क्या, जो हेल्थ स्वास्थ्य वो है, स्वास्थ्य सिर्फ बुढ़ापा या बीमारी आने पे ही, है ना, अगर उसको ही स्वास्थ्य नहीं बोलते, स्वास्थ्य मतलब आप किसी भी एज में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, अभी उन्होंने आध्यात्मिक भी वर्ड यूज कर लिया है, आध्यात्मिक रूप से जब आप स्वस्थ होते हो तभी उसको स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य कहा जाएगा। सिर्फ बीमारी नहीं है ना, या बुढ़ापा नहीं है तो उसको ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं माना जाएगा। ओके, नाउ होम्योस्टैटिस, the process by which the body reacts to change in order to keep conditions inside the body, for example temperature. और WHO क्या बोलता है कि यह मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, हाँ सुवर्णा जी। मैडम वो नेटवर्क बहुत बार बार जा रहा है, वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा, मत तो कीजिए, टाइप बंद तो रखिए, कोई बात नहीं, आप वीडियो बंद रखिए और सिर्फ सुनिए, कुछ डाउट आएगा ना तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप मुझे, मैं वहां से फिर से रिपीट कर दूंगी। पूरा जा रहा है मैडम, आवाज भी जा रही, सब जा रहा है। आप वीडियो बंद रखिए सुवर्णा जी, हाँ आप वीडियो बंद रखिए, अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तो मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी वो टॉपिक, ठीक है, और समझा भी दूंगी आपको, कोई बात नहीं। नाउ अभी होम्योस्टैटिस मतलब क्या, जब हमारा जो बॉडी है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, है ना, हमारा जो अंदरूनी बॉडी है, हमारा जो आंतरिक शरीर का जो हिस्सा है ना, जब वो अपने आप को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए जो अंदर सब चेंजेस होते हैं, है ना, वही क्या है, होम्योस्टैटिस। The process by which the body reacts to change in order to keep conditions inside the body, for example temperature. अगर हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर ठीक रखना है तो बॉडी के अंदर कुछ प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बराबर रहता है शरीर का। तो वैसे ही जब अंदरूनी शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी अंदर की प्रक्रिया करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग होम्योस्टैटिस बोलते हैं। ओके, हाँ प्रशांत सर आपका चला गया था वापस, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। होम्योस्टैटिस मतलब ना, जब हमारा शरीर खुद को स्वस्थ रखने के लिए अंदर जो भी प्रक्रिया करता है उसको ही होम्योस्टैटिस कहा जाता है। जैसे अगर हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना है ना, कहीं बाहर बहुत गर्मी हो गई, बाहर बहुत सर्दी हो गई, लेकिन शरीर को तो एक ही टेम्परेचर पे रखना है ना, तो अंदरूनी शरीर में जो कुछ प्रक्रिया होती है उसको ही होम्योस्टैटिस कहते हैं। ओके, अब हमारा जो आयुर्वेद है उसके हिसाब से स्वास्थ्य क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से समदोष तम अग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इति अभिधीयते। आयुर्वेदा में सुश्रुत जी ने ये व्याख्या बताई है, किसकी व्याख्या है ये, स्वास्थ्य की व्याख्या है। समदोष समअग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इति अभिधीयते, कि जिसमें हमारे सप्त धातु ना, हमारे दोष बैलेंस्ड हो, हमारी अग्नि बैलेंस हो, हमारे सप्त धातु बैलेंस हो,
हमारे मल क्रिया अच्छे से होती रहे और हमारी आत्मा और मन प्रसन्न रहे, उसको ही स्वास्थ्य कहा जाता है। और भगवत गीता में स्वास्थ्य क्या बताया है? समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। When there is balance, when there is samatvam, when there is equanimity, okay, जब आप में सभी कुछ समान रूप से है, बैलेंस्ड है, आपका मन हो, आपका शरीर हो, वही योग है और वही आपका अच्छा स्वास्थ्य है। नाउ अभी हम लोग जाएंगे कि हमारे कौन कौन से डिजीज हम लोग कवर करने वाले हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, उसमें हाइपरटेंशन, एंजीना पेक्टोरिस, कार्डियक अस्थमा, हार्ट डिजीज है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज उसमें होता है, IHD, स्मिक हार्ट डिजीज, नैरोड हार्ट डिजीज, जैसे जो हार्ट की नसें हैं वो बहुत पतली पतली हो जाती है ना, और कंजेस्टिव हार्ट फेलर ना, CCF, LVF, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलर ना, इंसफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ब्लड टू वाइटल बॉडी ऑर्गन्स ना। कोई कभी कभी ऐसा होता है कि है ना, कंजेशन की वजह से, ऐसे या बोलते हैं ना, ठीक से प्रवाह, ब्लड का प्रवाह ना होने की वजह से हार्ट फेल हो जाता है। कभी कभी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक से ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, पूरे शरीर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है ना, वो LVF है। और अर्थमाइयास ना, या इरेगुलर या एबनॉर्मल ना, रिदम में ब्लड फ्लो हो रहा है, या वॉल्वुलर डिजीज, कि आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, उसके कोई भी एक वॉल में कुछ डैमेज हो गया है या कोई रोग आ गया है, तो वो भी। तो इतने सारे डिजीज आपको हो सकते हैं। या सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज, कि आपका जो ब्लड सप्लाई है ना, वो ठीक से हो नहीं पा रहा है ना, ब्रेन के द्वारा उसको बार बार अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है भेजने के लिए। या वरिकोज वेन में क्या होता है कि आपका जो नसें हैं वहां पे हरी हरी नसें दिखाई देने लगती हैं है ना, वो नसें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है फूल फूल के, और ग्रीन ग्रीन दिखाई देने लगती है, हमारे त्वचा के ऊपर दिखाई देने लगती है, वो वरिकोज वेन है। ये भी एक हार्ट की ही समस्या है वो। तो इस तरह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज में बहुत सारे डिजीज है, वो हम लोग देखते हैं। सुवर्णा जी कुछ बोलना था क्या? आपका माइक ऑन है। कुछ अगर आप, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक? अभी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? इट इज अ डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। हाइपरटेंशन मतलब जिसको बोलते हैं ना, अरे बहुत टेंशन आ गया ना, हाई बीपी हो गया है, बीपी हाई हो गया है, वो क्या है? हमारा ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी देन है ये। ऐसे कोई भी इंसान हाइपरटेंशन के साथ पैदा नहीं होता है। ज्यादातर तो हमें धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, तब इतना तनाव आ जाता है कि उस तनाव की वजह से हमें वो बीमारी हो जाती है। ठीक? And blood pressure is higher than normal due to increase in amount of blood pumped by the heart and the narrowing of arteries leading to increase in the resistance to flow। अब इसमें क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट का ब्लड उसको पंप करना पड़ रहा है। आपके जो उनकी नसें हैं वो बहुत पतली हो गई हैं, उसमें अशुद्धि जमा हो गई है, कचरा जमा हो गया है, या जो भी बोलो, है ना, अच्छा खाना नहीं खाया है ना, या अच्छे से स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, तो हमारे जो ब्लड की सप्लाई होती है, खून की जो नलियां हैं, नलियों में कचरा जमा होने की वजह से उसका जो रास्ता है वो पतला हो गया। अब जितना उसमें से ब्लड जाना चाहिए है ना, उससे ज्यादा अमाउंट में ब्लड पंप हो रहा है और तेजी से, और जगह नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो नसें नसें है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है ना, और उसको ही हाइपरटेंशन कहा जाता है।
अब इसमें कैसा है, दो टाइप है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को इसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। ओके, सो इसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन occurs when you have abnormally high blood pressure that's not the result of a medical condition. This form of high blood pressure is often due to obesity, family history, and unhealthy diet. The condition is reversible with medications and lifestyle changes. और secondary क्या है? Secondary high blood pressure is high blood pressure that caused by another medical condition. It can be caused by conditions such affect the kidney, arteries, heart और endocrine system. अभी हाइपरटेंशन जो हाई बीपी है ना, हाइपरटेंशन, वो भी दो प्रकार का है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि आपको आपने ना बहुत ज्यादा खाना खा लिया या मोटापा बहुत ज्यादा हो गया आपको, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा था जिसको ये प्रॉब्लम थी, या आपने कोई अनहेल्दी डाइट ले लिया ना, अनहेल्दी बहुत दिनों तक खराब सब खाना खाया, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं किया, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। एक मिनट ना प्रशांत सर, एक मिनट। सॉरी। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में अगर हाइपरटेंशन आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, ठीक से खाना नहीं, ठीक से सोना नहीं, है ना, और जो भी खाया है वो अनहेल्दी है, या आपके परिवार में पहले किसी को ये प्राइमरी, है ना, आपको किसी को हाई बीपी वगैरह था, या आपको बहुत मोटापा है, उसकी वजह से जो हाई बीपी आता है उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये सब नहीं है, फैमिली में किसी को नहीं था, आप अच्छा खाना पीना भी खाते हो, या आपका स्वास्थ्य, मोटापा भी नहीं है आपको, लेकिन क्या हुआ कि आपको एक कोई बीमारी हो गई, एक बीमारी की वजह से आपको वो हाई बीपी आया है, और वो हाई बीपी की वजह से उसका असर आपकी किडनी पे हो सकता है, आपके हार्ट पे हो सकता है, आपके कोई भी एंडोक्राइन सिस्टम पे हो सकता है। ठीक है, तो वो ये बीमारी जो है, ये हाइपरटेंशन, ये जो बीपी हाई हुआ है, वो किसी और बीमारी की वजह से हुआ है, इसलिए उसको सेकेंडरी कहा जाता है। प्राइमरी वाला जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो जो प्राइमरी वाला है उसको अगर आपने लाइफस्टाइल सुधार लिया, योगा किया, एक्सरसाइज किया, अच्छा खाना खाया, है ना, लाइफस्टाइल सुधार लिया, तो फिर से नॉर्मल हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी वाले में क्योंकि उससे डैमेज हो चुका रहता है, तो किसी ऑर्गन को जो डैमेज हो गया तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, है ना। सिर्फ जो जितना उसका काम खराब हुआ है उतने पे हम रोक सकते हैं, लेकिन उसको फिर से, जैसे आपकी हड्डी टूट गई है तो योगा करके हड्डी जुड़ेगी नहीं, लेकिन आप ऐसा करो कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, दोबारा हड्डी टूटने की नौबत ना आए, वैसा हम लोग कर सकते हैं। अभी हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर अब जब हम नापते हैं तो 120/18 है ना, mm ऑफ Hg, है ना, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 mm होता है। अगर किसी को हाई बीपी है कि नहीं है ना, अगर बीपी उनका जो 120 है वो 139 या उसके ऊपर जाता है तो हाई बीपी हुआ, और अगर 80 के, है ना, 89 के ऊपर जाएगा तो वो हाई बीपी हुआ। ठीक? और ये हाइपरटेंशन। लेकिन अगर 121 से लेके, है ना, 121 से लेके 81 या 139 से लेके 89 के बीच में कुछ रहता है तो प्री हाइपरटेंशन, मतलब अगर 139 के पहले है लेकिन 120 से ज्यादा है
तो उसको थोड़ा अलर्ट बोलते हैं ना, अलार्म पोजीशन है ये, तो उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अभी मुझे अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी चाहिए, मुझे योगा एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि मेरा बीपी हाई नहीं हो। और अगर लेकिन बीपी को जब भी नापते हो आप, कभी लेट के नाप रहे हो कि बैठ के नाप रहे हो, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। प्रशांत सर क्लियर है ना? ओके। नाउ प्राइमरी एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन हमें फैमिली से आया या ओबेसिटी से आया, मोटापा से आया, या हमें जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आया या अनहेल्दी खाना खाने की वजह से आया, है ना? वो हाइपरटेंशन अभी कॉज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अभी वो ओबेसिटी क्यों हुआ? अभी उसको पूछने जाएँगे तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि उसकी वजह से हुआ। बहुत सारे लोग मोटे रहेंगे लेकिन सबको बीपी नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग मोटे हो जाते हैं तो उनको बीपी आ जाता है। तो एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न है तो ऐसा हम लोग जान नहीं सकते। कभी-कभी हेरिडिटी की वजह से आता है, कभी स्ट्रेस की वजह से भी आ सकता है ना? कि आपको हेरिडिटी थी, पेरेंट्स को था या परिवार में किसी को था, तो उसकी वजह से हो सकता है, या किसी को बहुत तनाव आ गया उसकी वजह से भी हो सकता है ये। और दूसरा, कॉमन इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, अगर आप पूरे जितने अपने मेजॉरिटी होती है, जितने लोगों को हाई बीपी है, अगर वो हम लोग देखने जाएँगे तो 90% जो बीपी होता है, हाई बीपी होता है, उसके यही रीज़न है, हेरिडिटी और स्ट्रेस, तनाव, और आपके पहले किसी को था उसकी वजह से। ओके? नाउ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसमें क्या हो सकता है? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कैन बी किडनी डिजीज़। अगर सेकेंडरी हो गया मतलब आपको कोई बीमारी थी उसकी वजह से बीपी आपका हाई हो गया है, तो वो जो हाई बीपी हुआ है उसका असर कहाँ-कहाँ पे होगा? आपकी किडनी के ऊपर हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर हो सकता है, आपको मोटापा भी आ सकता है ना? आपके जो हृदय के जो नलियाँ हैं उसके ऊपर वो पतली हो सकती हैं, ठीक? या आर्थियोसोलिसिस हो सकता है आपको, तनाव हो सकता है, या आपकी लाइफ़स्टाइल जो है ना? वो पुअर रहेगी उसकी वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं आपको सेकेंडरी जो तनाव होता है उसके। अभी इसमें से अगर हमें देखना है कि हम उसको योगा से ठीक करने के लिए, है ना? सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैसे होता है कि आपको किसी और बीमारी की वजह से ये हो रहा है आपको, तो आपको उस बीमारी के ऊपर काम करना होगा। उस बीमारी के ऊपर जब हम काम करेंगे, तब जाके ये पूरा रिकवर तो नहीं हो सकता लेकिन थोड़ा हम लोग कर सकते हैं। ठीक? ये अथरियोसक्लेरोसिस जो है, उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर है ना ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे लाइनें आने लगती है, या बोलते हैं ना थक्का जमने लगता है। ठीक? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो आपको याद रहेगा। अभी आपको हाइपरटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर के पास जाने से पहले आप कैसे उसका इलाज ढूँ या उसको कैसे जान सकते हैं कि मुझे हाइपरटेंशन हुआ है कि नहीं? तो उसमें क्या है, हेवी हेड और डिज़ीनेस, है ना? आपका सिर हमेशा भारी-भारी लगेगा या डिज़ीनेस लगेगा, है ना? ऐसा लगता है कि अरे चक्कर आया मुझे क्या? चक्कर आया क्या? तो ऐसा जब बार-बार होने लगे,
तो समझ जाओ कुछ प्रॉब्लम है और आप चेक करवा सकते हो। या ब्रीथलेसनेस, सांस भारी हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, तो भी आप डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ कि आपको हाई बीपी तो नहीं है। लॉस ऑफ स्लीप, ये आप सोए ही नहीं, आपको है ना नींद ही नहीं आ रही है ना। जब ज्यादा समय तक ऐसा होने, 1-2 दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ज्यादा समय तक आपको होने लगे तब आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। नाउ इंक्रीज्ड पल्पिटेशन, अगर आपके जो दिल की धड़कन है ना, आपके जो बोलते हैं ना पल्पिटेशन, आपके जो स्पंदन है बॉडी में जो हो रहा है, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, धक 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 होता रहता है हमेशा, तो वो अगर ऐसा होने लगे तो आपको समझना चाहिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ना। आपके हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट जो है वो तेजी से बढ़ने लगे। नाउ इंक्रीज्ड टायर्डनेस, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान होने लगे कि थोड़ा देर काम करके ही थकान आ जाती है, या फीलिंग ऑफ टाइटनेस इन द चेस्ट, मोस्टली ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपको चेस्ट में बहुत हैवीनेस लग रहा है, या बहुत ऐसा लग रहा है कि चेस्ट पे बहुत ज्यादा वजन रखा है ऐसा लग रहा है, तो ये सारे सिम्टम है कि आपको हाई बीपी हुआ है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको सिर भारी लग रहा है, या आपको लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नींद नहीं आ रही है बहुत दिनों से, और तेजी से दिल की धड़कन बहुत धक धक करने लगता है, या बहुत जल्दी थकान आ जाती है, या चेस्ट पे बहुत कुछ हैवी जैसा लग रहा है, तो समझ जाओ कि कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर से जाके आप चेकअप करवा सकते हो बीपी का। अभी हाइपरटेंशन के लिए मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस, चंद्रभेदन प्राणायाम, लो सॉल्ट एंड हाई फाइबर डाइट, योग निद्रा, मेडिटेशन। अभी रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस में आप है ना प्राणायाम प्रैक्टिसेस करवा सकते हो इनमें। प्रशांत सर, हाँ, मिनट, हाँ। और है ना ब्रेथ अवेयरनेस, प्राण, है ना। जी मैम, जी बोल रहे थे। हाँ हाँ, ये सब है ना, मैं यहाँ पे प्रैक्टिसेस लिख रही हूँ, और भी प्रैक्टिसेस आप ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, प्रेयर कर सकते हैं। और षटक्रिया प्रैक्टिसेस तो मोस्टली अवॉइड कर सकते हैं, और लेकिन षटक्रिया में आप त्राटक कर सकते हो। और आसना प्रैक्टिसेस में आप सिंपल आसनास कर सकते हो आप। ठीक, कटी चक्रासन। आगे झुकने पीछे झुकने वाले आसन आप अवॉइड कर सकते हो। बैठ के आसन कर सकते हो आप, या स्लीपिंग आसना ज्यादा कर सकते हो। लाइन डाउन ताड़ासन, स्पाइनल ट्विस्टिंग कर सकते हो ना, अर्ध पवन मुक्त आसन कर सकते हो।
और प्राणायाम में आप उनको देह धारणा प्राण धारणा कर सकते हो, बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस, और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और भ्रामरी कर सकते हैं, शीतली शीतकरी भी कर सकते हैं। भ्रामरी भी कर सकते हैं। ओम चैंटिंग कर सकते हैं। प्रणव मेडिटेशन कर सकते हैं। चंद्र भेदन प्राणायाम कर सकते हैं। अभी नमक कम लेना है, फाइबर वाले डाइट ज्यादा लेना है, योग निद्रा तो कर ही सकते हैं, मेडिटेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिसेस हम हाइपरटेंशन वालों को दे सकते हैं। नाउ प्रशांत सर, इसमें आपको कुछ और ऐड ऑन करना है क्या? शवासना कर सकते हैं। हाँ, शवासना लिख देते हैं मुझे। शवासन और मकरासन। मकरासन नहीं कर सकते सर, क्योंकि मकरासन करने जब भी जिनको हाइपरटेंशन होता है ना, वो चेस्ट के ऊपर, स्टमक के ऊपर लेटने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, उनको बहुत हैवीनेस लगता है। तो जिनको हाइपरटेंशन कम है, जैसे जो अभी बॉर्डर पे है, उनको ले सकते हैं, जैसे 139 के नीचे है ना, तो वो लेटते हैं। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन हो जाता है, तब वो पेट के बल वाले आसन करने में उनको तकलीफ होती है। मकरासन, भुजंगासन, है ना, वो करने में बहुत तकलीफ हो जाती है, उनको पूरा चेस्ट ऐसे और हैवी हो जाता है। पर करवाते समय अगर जो स्टूडेंट है वो कर पा रहा है तो आप करवा सकते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसे किसी किसी को 150 वगैरह रहता है तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, किसी किसी को तो 140 पे ही तकलीफ हो जाती है। एक्चुअल एक्चुअल समझो, वो टाइम में अगर आपका बीपी बढ़े हुआ है तो आप नहीं कर सकते हो। और समझो वो उसका हाँ, रेगुलरली वो रूटीन है, पर वो अभी नॉर्मल है, तो आप उसको रूटीन में दे यस सकते यस, रूटीन में उनको कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे भी दो तीन ऐसे थे। एक यंग लड़का था जिसका एज कुछ 22-23 साल का था, उसका बीपी 150 इतना ज्यादा रहता था। और योगा भी कैसे हफ्ते में 3 दिन वो 1-1 घंटे के लिए करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाता था। ऐसा जैसे ही कुछ करने जाएगा उसका बीपी, और वो किसकी वजह से? सिर्फ तनाव की वजह से, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से उसको हो रहा था। मतलब कुछ करने जाता है तो उसको बहुत ज्यादा जोर आ जाता है। तो ऐसे लोग को फिर सच में ऐसा लगता है कि हाइपरटेंशन के जितने प्रिकॉशंस है फिर उनको लेने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो पहले से कर रहे थे, अभी बीपी हाई हुआ है, डॉक्टर ने बताया। पर अभी हमारे पास एक योगा टीचर है, उसका तनाव इतना बढ़ गया था ना, उसको भी 150 आया। मतलब उसको सब प्रैक्टिसेस, वो एडवांस योगा करती थी, सब प्रैक्टिसेस उसके बंद कर दिया। लेकिन उससे बात किया मैंने, उसको समझाया कि नहीं देखो, तुमको पहले था भी नहीं, कि अचानक से तनाव की वजह आया है तो कम है। उसको 2 महीना लगा पूरा रेस्ट करने के लिए, उसने 2 महीना रेस्ट किया और प्राणायाम किया उसने, है ना। मैंने सब कूलिंग डाउन वाले प्राणायाम बताए थे कि अनुलोम विलोम करो, शीतली शीतकारी करो, चंद्र भेदन करो, ओमकार चैंटिंग करो। आधा आधा घंटा उसने प्रैक्टिस किया और मन को थोड़ा शांत किया। सिंपल आसनास वगैरह जो रहते थे वो खुद कर लेती थी। उसकी वजह से 2 महीने में उसका काफी कम हुआ। अभी उसने वापस से एडवांस योगा ज्वाइन कर लिया है। अगर हेल्दी लाइफ के लिए अगर बोला जाए तो
एडवांस योगा उतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि मेन बेस जो अपना है वो तो ध्यान और समाधि की तरफ ही है। तो हाँ अगर सर। समझो एडवांस एडवांस आसनास जो है ये कुछ हद तक की कुछ बीमारियों का कारण बन भी सकते हैं। एडवांस आसना देखो, अगर सर आप पहले से फिट नहीं हो, है ना, एडवांस आसना मतलब उसके लिए ना कम से कम 6 महीने का टाइम देना पड़ता है रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। अगर आप फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो धीरे धीरे करके आप एडवांस आसना का प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। अगर आप पहले ही दिन आ गए, है ना, और आपने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, तो ये सबसे पुअर मेथड है करने का। एडवांस आसना करने के लिए आपको 6 महीना आपके बॉडी के ऊपर काम करना होता है। 3 महीना तो नॉर्मल आसनास करने पड़ते हैं, सिंपल जो हमारे आसनास है जितना। उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार, 108 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से क्या होगा, आपके बॉडी में वो स्ट्रेंथ आ जाती है। और फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस आसना, और एक आसन करने के लिए पहले सिर्फ आधा घंटा वार्म अप करते हैं। आधा घंटा वार्म अप करते हैं, आधा घंटा में जो सिंपल आसनास है, सूक्ष्म व्यायाम है, वो सब करके फिर लास्ट के 15-20 मिनट कोई एक एडवांस आसन, जैसे है ना चक्रासन है, या फिर एडवांस नटराज आसन है, या फिर गर्भपिंडासन है, या फिर हम लोग कुछ ये कौन सा फॉरवर्ड बेंडिंग वाले, डीप फॉरवर्ड बेंडिंग वाले कोई आसन करने वाले, तो ही वो सब आसन के लिए जाते हैं। तो उसके लिए पूरा एक मेथड होता है, प्रोसेस होता है, तब जाके इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सडनली सोचेंगे कि मैं 1 महीने में एडवांस ज्वाइन कर लूं और कर लूं, वैसा नहीं, वो बहुत ही पुअर आइडिया है। क्योंकि बॉडी को समझने में, या बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स है उसको भी समझने में, रिजुनोवेट होने में, नया सेल बनने में टाइम लगता है। तो बॉडी को प्रॉपर टाइम देते हुए आपको जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं हमेशा इसलिए 6 महीने का टाइम रखती हूँ कि कोई भी आसन, एडवांस आसन आप 6 महीने के बाद ही करने लगोगे। पहले 6 महीने बॉडी के ऊपर अच्छे से काम करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, है ना। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, ऐसा नहीं। रोज आपको करना है, तब जाके आपको उसमें वो आसन मिलेगा। जो एडवांस आसन करते हैं तो आसन करते वक्त वो आसन और उसके साथ में ली जाने वाली सांस, ये दोनों के अंदर उनको हाँ, कॉम्बिनेशन अगर नहीं करते कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। वो अगर कॉम्बिनेशन नहीं सर करते अपने हुआ आप तो वो होने लगता बीमारी है। की तरफ ले किया जाता है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, 100%। इसीलिए इसीलिए वो 6 महीने का समय उसी में लगता है कि आप जब आसन कर रहे हो तो आपका ब्रीदिंग साथ में है कि चला गया, उसको ही समझने में, है ना, कि अभी इनहेल किया, अभी एक्सहेल किया, वो सब समझते हुए ही जाना पड़ता है। और वो नहीं करेंगे ना, तो शीर्षासन क्या कोई भी आसन हो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, कि आपका ब्रीदिंग साथ नहीं है। ब्रीदिंग साथ में रखते हुए, ब्रीदिंग को, बॉडी को समझते हुए ही धीरे धीरे जाना पड़ता है। प्रशांत सर, आप कहाँ रहते हो? मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, विदर्भ में, बुलढाणा। विदर्भ में, अच्छा अच्छा। वहां पे भी इंटरनेट थोड़ा पुअर ही रहता है ना, कि हमेशा कैसा रहता है इंटरनेट? नहीं, और अच्छा ही रहता है, पर ये अभी थोड़ा सा क्लाउड, अभी दोनों तीनों नेटवर्क डाउन है। अच्छा हाँ, मैंने दोनों तीनों चेंज करके देखा, लेकिन कोई भी सारे हम्म, सारे नेटवर्क। अच्छा। पर मोस्टली कौन सा रहता है, मतलब जो सबसे अच्छा नेटवर्क किसका रहता है वहां पे? एयरटेल का रहता है। अच्छा, एयरटेल का रहता है ना। कभी कभी कम, एक आध बार कम ज्यादा हो जाता हम्म, अच्छा अच्छा। ना, कार्डियक अस्थमा, और सुवर्णा जी नहीं है ना, वो बेचारे, उनको लिखना रहता है, तो मुझे उनको समझाना था। पर देखते अगर वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है ना सर, आपको दिख रहा है क्या? है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके ओके। नाउ कार्डियक अस्थमा, ना, इट इज नॉट a form of asthma, type of coughing and squeezing that occurs with the left ventricle failure, and treatment different from bronchial asthma, and distinction important as treatment for cardiac failure relieves cardiac asthma, but treatment like for bronchial asthma aggravate the condition. अभी कार्डियक अस्थमा मतलब जब भी हमें अस्थमा होता है तो हम लोग क्या करते हैं,
सांस लेने में तकलीफ होती है और उसकी वजह से बार बार कफिंग होता है, खांसी आती है ना। लेकिन वो समझना कि मुझे अस्थमा हुआ है सांस वाला या मुझे हार्ट वाला अस्थमा हुआ है, मेरे दिल में तकलीफ हो रही है, मेरे हृदय में कुछ कंजेशन आ रहा है, रुकावट आ रही है, कि मेरे श्वास में ना फेफड़े में कुछ रुकावट आ रही है, इस चीज को अच्छी तरह से समझना। इसके लिए फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अंदर से चेक करके फिर उनको प्रॉपर पता चलेगा कि आपको कार्डियक अस्थमा है या आपको ब्रोंकाइल अस्थमा है। ब्रोंकाइल अस्थमा मतलब आपके फेफड़े में कुछ प्रॉब्लम है, और कार्डियक अस्थमा मतलब आपके हृदय में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो दोनों अस्थमा में अलग अलग, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। और अगर आपने सोचा हृदय है ना, कार्डियक अस्थमा, ये ब्रोंकाइल अस्थमा है, ये फेफड़े की बीमारी है ना, और उसका ट्रीटमेंट करना चालू किया, तो उल्टा जो हृदय की अस्थमा है वो और ज्यादा उसकी बुरी कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए ऐसे टाइम पे फिर योगा थेरेपी काम नहीं आता है। ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, आपको सब है ना उसका इलाज करवाते हुए कि कौन सा अस्थमा है ये उसको समझना, और बाद में उसके अनुसार आपको उसका ट्रीटमेंट लेना, है ना। कार्डियक अस्थमा इस तरह से आपको फ्लूइड वहां पे जमा हो जाता है। अभी योगा प्रैक्टिसेस क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, डाइट ना, डाइट में भी ऐसे ही आपको डाइट के लिए फाइबरस फूड ज्यादा लेना है, सॉल्टी फूड कम लेना है, ऑयली फूड कम लेना है, स्पाइसी फूड कम लेना है। एक तरह से हम सात्विक फूड बोल सकते हैं। अब रिलैक्सेशन टेक्निक में हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं, है ना, बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस। शवासन कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन वाले आसनास कर सकते हैं, लाइव डाउन करके ट्विस्टिंग आसना। सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। प्रेयर कर सकते हैं। नोशनल करेक्शन, अब किस तरह से आपको ब्रीथ करना है, किस तरह से आपके स्लीपिंग पैटर्न कैसे होने चाहिए, और आप काउंसलिंग वगैरह करके कि आपको ये बीमारी क्यों हुई, पहले उस बात को समझना, और फिर बाद में उस बीमारी को कम करने के लिए कि आपका बीपी को नॉर्मल कैसे कर सकते हो, उसको ठीक करना, और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाना, अपने डाइट में सुधार लाना, ठीक? ये सब भी आपको उसमें करना पड़ेगा। काउंसलिंग का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओम चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, कोई भी मेडिटेशन ना, कोई भी मेडिटेशन करना, नेक रोटेशन करना, ब्रह्म मुद्रा करना, डीप ब्रीदिंग, कामिंग प्राणायाम। कामिंग प्राणायाम में आपका अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, ये सब प्राणायाम हम लोग कर सकते हैं। सर आज यहाँ पे कुछ पूछना है क्या सर? पीपीटी नंबर 22 आप लिख के रखिए, पीपीटी नंबर 22 यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज विल एंड हियर सर। ठीक है सर, यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।
Thank you.